Good afternoon, students. This is my second video on this chapter, Human Capital Formation. In first video of this chapter, I have already explained the first 5 topics of this chapter, which are meaning of human capital and human capital formation, how do people become human capital, differences and similarities between human capital and physical capital, differences between human capital and human development, and role of human capital in economic growth. Now in this video I will cover the remaining topics of this chapter, which are sources of human capital formation, problems of human capital formation in India, steps taken by Government of India to remove these problems, conditions of problems of education sector in India, and steps taken by Government of India to remove the problems of education sector. All these 5 topics will be covered in this video. So this is my first topic of this video, that is the sources of human capital or human capital formation. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल के सोर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इनकम अर्न करने के लिए क्या करते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप बोलेंगे आई एम अर्निंग माई इनकम बाई डूइंग द जॉब ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इफ़ यू आर working as engineer you will say that I'm earning my income by doing the job of engineer. तो सोर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का सोर्स क्या होता है कि वो चीज़ आप कैसे प्राप्त कर रहे हैं. जैसे सोर्स ऑफ इनकम मतलब इनकम पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं. ऐसे सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है, कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट यदि किसी कंट्री में लेती है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. या सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी कंट्री में कैसे होगा या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किसी कंट्री में क्या करना होगा, ये इसका मतलब हुआ. इज़ दिस क्लियर? अब सबसे पहले इससे पहले मैं बताऊं कि व्हाट टू डू बाय गवर्नमेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को, फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब या ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड efficient ह्यूमन बीइंग्स. यदि किसी कंट्री में स्किल्ड और इफ़िशिएंट ह्यूमन बीइंग्स की संख्या बढ़ रही है तो इसे बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सपोज 25 करोड़ पीपल एक कंट्री के स्किल्ड और इफ़िशिएंट हैं और गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया और स्किल्ड और इफ़िशिएंट ह्यूमन बीइंग्स की संख्या 25 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ हो जाती है तो हम बोलेंगे देयर इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड इफ़िशिएंट ह्यूमन बीइंग्स. इज दिस क्लियर? अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्किल और इफ़िशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही हो गया स्किल एंड इफ़िशिएंट ह्यूमन बीइंग्स की संख्या बढ़ रही है. तो स्किल और इफ़िशिएंसी, लोगों की जो स्किल होती है प्लस इफ़िशिएंसी, ये जो होती है इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल. ये किस पे डिपेंड करती है? तो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है स्किल और इफ़िशिएंसी. पहले किस पे डिपेंड करेगी? एजुकेशन पे. दूसरी हेल्थ, कैसे मैं अभी बता रहा हूँ. और तीसरी किस पे डिपेंड करेगी? ट्रेनिंग पे, लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं. और चौथी किस पे डिपेंड करेगी? इंफॉर्मेशन. ये 4 चीज़ों पे किसी भी कंट्री में लोगों की जो स्किल है और इफ़िशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर. कैसे? यदि ह्यूमन बीइंग्स को स्किल और इफ़िशिएंट बनाना है तो उनको क्या देना पड़ेगा? एजुकेशन. इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज़ 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक एजुकेटेड है और दूसरा अनएजुकेटेड. तो इन दोनों में से किसकी स्किल और इफ़िशिएंसी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो एजुकेटेड इंडिविजुअल है उसकी स्किल और इफ़िशिएंसी ज़्यादा होगी.
तो यदि लोगों को स्किल्ड और एफिशिएंट बनाना है किसी भी कंट्री में, तो उनको क्या प्रोवाइड करना होगा? एजुकेशन। इज दिस क्लियर? दूसरा क्या चीज़ है जो रिक्वायर्ड है लोगों को स्किल और एफिशिएंट बनाने के लिए? लोगों की इफ़िशियंसी उनकी इस पे डिपेंड करती है कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। यदि लोगों का हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा है, लोग हेल्दी हैं, तो वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होंगे। यदि हेल्दी नहीं है तो उनकी इफ़िशियंसी कम होगी। तो लोगों को इफ़िशिएंट बनाने के लिए उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। और तीसरा ट्रेनिंग। यदि किसी दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों का हेल्थ स्टेटस एक बराबर है, दोनों एक बराबर एजुकेटेड हैं, सपोज़ दोनों ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है, ओके, दोनों का हेल्थ स्टेटस एक बराबर है, लेकिन एक इंडिविजुअल को हम ट्रेनिंग देते हैं और दूसरे को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, तो कौन ज़्यादा स्किल्ड और एफिशिएंट होगा? जिसको हमने ट्रेनिंग दिया। तो हेल्थ और एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ क्या रिक्वायर्ड है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देंगे तो लोगों की स्किल और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इज दिस क्लियर? अब चौथी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है स्किल और एफिशिएंट लोगों को बनाने के लिए? इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कंट्री में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों लोगों को इनके बारे में? बहुत सारे या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी है जिसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंट्री का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वीक है। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन नेटवर्क होती हैं। इन्हीं को यूज़ करके, एक्सेस करके, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इन्हीं सब को एक्सेस करके, इनको यूज़ करके हम पता करते हैं कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कंट्री में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन कौन से स्कूल कॉलेजेस है जहाँ पे हम एडमिशन लेके एजुकेशन ले सकते हैं, या गुड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल्स कहाँ पे हैं, या अच्छी ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ पे हैं। यदि इंफॉर्मेशन नेटवर्क होगा तो हमको पता चलेगा और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो 4 फैक्टर्स जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, मतलब लोगों को स्किल और एफिशिएंट बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो क्या क्या है? एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा ट्रेनिंग और चौथा इंफॉर्मेशन। तो यही चारों बन जाते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहला सोर्स क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सेक्टर। यदि गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे एक्सपेंडिचर कर रही है, इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग more and more amount of money on education sector, then more and more school, colleges and research institutes will be set up, and more people will be getting education, and more people will be becoming skilled and efficient. So the number of skilled and efficient human beings will increase, and this will be known as human capital formation. इसी को लिखा गया है as we know that skill and efficiency of human beings depend on education. लोगों की skill और efficiency किस पे डिपेंड करती है? education पे. So expenditure on education sector for its improvement is very important source of human capital formation. मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा किस पे? एजुकेशन सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर के बेटरमेंट के लिए। दूसरा, हमको ये पता है कि इफ़ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग more and more amount of money in health sector, then healthcare facilities will be expanding in the country. More and more hospitals, nursing homes or healthcare facilities will be established in the country, and the number of hospitals, nursing homes and other healthcare facilities providing institutes will increase, and because of this more and more people will be getting proper healthcare facilities, and that is why the health status of the people of the country will increase. That is why the efficiency of people will increase, and because of this there will be human capital formation. तो ये लिखा गया है as we know that efficiency of human beings depend on health status of human beings. हेल्थ स्टेटस पे इफ़िशियंसी डिपेंड करती है, और इफ़िशियंसी का ही मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट. हेल्थ सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट जितना ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. और जॉब ट्रेनिंग, एज वी नो दैट इफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड टू पीपल, सो पीपल विल बी बिकमिंग मोर स्किल एंड मोर एफिशिएंट. So training facilities कब ज़्यादा मिलेगी? if government is spending more and more amount of money in setting up more and more training institutes, so more and more people will be getting training, and because of this training more and more people will be becoming more efficient and skilled, and because of this there will be human capital formation. और लास्ट में जैसा कि मैंने बताया, if there is information network, improved information network,
और इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क कैसे होगा? इफ़ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी to develop the information network of the country, then more and more people will be having information about education, good quality educational institutes, health care providing institutes and training institutes, and more people will be getting education, healthcare facilities as well as training. That is why the number of skilled and efficient human beings will इंक्रीज इन द कंट्री, एंड दिस विल बी नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो सोर्सेज होते हैं इनमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. और एक और एक्स्ट्रा है जिसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. ये 4 तो आपको समझ में आ गए होंगे बहुत आसानी से कि लोगों को स्किल और एफिशिएंट बनाएंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और लोगों को स्किल और एफिशिएंट बनाने के लिए उनको देना होगा एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन. आप सोच रहे होंगे कि माइग्रेशन कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स बनेगा? माइग्रेशन का मतलब होता क्या है? माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इसे माइग्रेशन बोलते हैं. इज दिस क्लियर? और विद इन कंट्री यदि उनका मूवमेंट हो रहा है, विद इन कंट्री हो रहा है तो इसे बोलते हैं इन माइग्रेशन. इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन. इन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? सपोज यूपी से कुछ लोग यूपी से जॉब के सर्च में या यूपी को छोड़कर चले जाते हैं गुजरात में, तो यूपी के लिए हो जाएगा ये आउट माइग्रेशन, और गुजरात के लिए क्या हो जाएगा? इन माइग्रेशन. सो इन माइग्रेशन people are moving from one place to other place. So the place where they are moving from, it is out migration, and the place where they are moving to, that will be known as, for that place it will be known as in migration. इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया? यदि विद इन कंट्री मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो जिस प्लेस से मूवमेंट हो रहा है उस प्लेस को बोलेंगे, उस प्लेस के लिए यह है आउट माइग्रेशन, और जिस प्लेस में लोग जा रहे हैं मूवमेंट करके उस प्लेस के लिए हो जाएगा इन माइग्रेशन. यदि कंट्री के लोगों का मूवमेंट, यदि एक कंट्री के लोगों का मूवमेंट दूसरी कंट्री में हो रहा है, मीन्स इफ़ द पीपल ऑफ ए कंट्री आर मूविंग टू अदर कंट्रीज़, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं इमिग्रेशन एज वेल एज एमिग्रेशन. इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या हो गया? इफ फॉरेनर्स आर कमिंग टू इंडिया, दिस विल बी नोन एज इमिग्रेशन. और एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इफ इंडियंस आर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज, तो इसे क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन. इज दिस क्लियर? मीन्स इंडिया यहाँ पे हमने बंद लिख दिया और यहाँ लिख दिया अब्रॉड. यदि इंडिया से इंडियंस अब्रॉड जा रहे हैं तो इसे बोलेंगे एमिग्रेशन, और यदि अब्रॉड से लोग इंडिया में आ रहे हैं तो इसे बोलेंगे ये वाला टर्म इमिग्रेशन. IMMIGRATION, इसे इमिग्रेशन बोलेंगे. इज दिस क्लियर? तो यदि इंडिया में इमिग्रेशन हो रहा है, यदि इंडिया में इमिग्रेशन होने लगे, मतलब अब्रॉड से बहुत सारे लोग कहाँ आने लगे? इंडिया. तो इस तरह से अब्रॉड से लोग इंडिया में आएंगे तो इंडिया में स्किल्ड और एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया में पहले जितने स्किल्ड और एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स जो इंडियन थे वो ऑलरेडी थे, और कुछ फॉरेनर्स भी आ गए जो स्किल्ड और एफिशिएंट हैं, तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो यदि किसी कंट्री में इमिग्रेशन हो रहा है, मतलब फॉरेन कंट्री से स्किल्ड और एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स उस कंट्री में आ रहे हैं, तो उस कंट्री में क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स क्या होता है? माइग्रेशन. कौन सा वाला माइग्रेशन? 4 तरह का माइग्रेशन मैंने बताया, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है? एमिग्रेशन. एमिग्रेशन, IMMIGRATION. एमिग्रेशन मीन्स इफ फॉरेनर्स आर कमिंग टू अ कंट्री, सो for that country where foreigners are coming to, for that country it will be known as immigration. Example, यदि अमेरिका से, इटली से, फ्रांस से लोग इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया के लिए इमिग्रेशन होगा. यदि फॉरेनर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है? स्किल्ड और एफिशिएंट
हैं तभी कंट्री उनको एक्सेप्ट करेगा। तो स्किल्ड और एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स यदि हमारी कंट्री में आते हैं तो हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड और एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में केवल हमको ये देखना होता है कि कंट्री में स्किल्ड और एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स की संख्या बढ़ रही है कि नहीं। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि केवल कंट्री के लोग ही स्किल और एफिशिएंट हो रहे हों। ये भी हो सकता है कि कंट्री के जो लोग हैं, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो उनकी स्किल और एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही हो, बल्कि जो फॉरेनर्स हैं जो स्किल और एफिशिएंट है वो कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हो। तो इस तरह से भी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ़ स्किल और एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स बढ़ जाएगी, और इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको ही बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ टू फॉरेन प्रोफेशनल्स, यदि कोई कंट्री जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन प्रोफेशनल्स को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो मोर और मोर फॉरेन प्रोफेशनल्स इंडिया में आएंगे और इससे इमिग्रेशन कंट्री में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस, टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स इन कंट्री विल इंक्रीज एंड इट विल हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, इफ़ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी इन प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज़ टू फॉरेन प्रोफेशनल्स, इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। क्योंकि एक तरह के आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन one type of migration that is known as immigration. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमिग्रेशन चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया wants to increase the number of foreign immigrants so that the total number of professionals in our country can be increased. If government is doing this, and because of this also there will be human capital formation. तो इस तरह से human capital formation के कितने सोर्स कुल हो गए, 5 सोर्सेज हो गए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। इज इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमको ये पढ़ना है प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स की संख्या जो हमारे नंबर ऑफ़ स्किल्ड एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स हमारी कंट्री में उस रेट से नहीं बढ़ पा रही, या उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितना हम बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बहुत कम है। मतलब ह्यूमन कैपिटल गवर्नमेंट जितना बढ़ाना चाह रही है उतना नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज में प्रॉब्लम है। मेन सोर्सेज क्या हैं? एजुकेशन। तो इन आवर कंट्री देयर इज़ लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ many people in our country are not able to get education. That is why they are remaining uneducated, or because of this they are remaining as unskilled and inefficient. तो हमारे कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। दूसरा, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। in many areas in our country healthcare facilities are not available properly. That is why many people in our country are remaining inefficient, क्योंकि हेल्थ स्टेटस उनका अच्छा नहीं रहता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। एंड अनदर प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। देयर आर ओनली few training centers, good quality training centers in our country. That is why many people who are educated plus healthy, but they are not getting training. Because of lack of training, they are remaining as unskilled and inefficient, and this is another problem in human capital formation. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। मैंने आपको ऑलरेडी 3rd चैप्टर में बताया था। ब्रेन ड्रेन का मतलब, इफ़ प्रोफेशनल्स ऑफ अ कंट्री आर लिविंग दैट कंट्री, आर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज, इट इज़ नोन एज ब्रेन ड्रेन। और हमारे कंट्री में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसीलिए प्रोफेशनल्स हमारे कंट्री के बहुत सारे प्रोफेशनल्स कहाँ से? इंडिया को छोड़ के कहाँ चले जा रहे हैं? अब्रॉड। एंड बिकॉज ऑफ दिस द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग्स इन आवर कंट्री दैट इज़ डिक्रीजिंग। एक ये भी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में बहुत बड़ी आ गई है कि गवर्नमेंट तो बहुत पैसा खर्च कर रही है,
Government is means in our country every year many professionals are being produced, many doctors, engineers, chartered accountants are being produced. They are leaving the country because of lack of job opportunities. That is why there is lack of skilled and efficient human beings. This is another problem. Rising population is the biggest problem. हमारे कंट्री में सब लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है. मीन्स मेनी पीपल ऑफ आवर कंट्री आर नॉट गेटिंग proper healthcare facilities, educational facilities and training facilities. Why? Because of huge population, it has become impossible for government of India to provide health care, educational and training facilities to all individuals. Had population of our country was limited, it would be possible for government of India to provide healthcare, educational and training facilities to all people, and because of that the number of skilled and efficient human beings in our country would be increasing day by day, and there would be human capital formation. Because of rapid increase in population, many people are remaining as unskilled and inefficient because of because they are not getting healthcare facilities, educational facilities and training because of rising population. Last, the biggest problem is gender discrimination. Many families in our country are doing the discrimination against the women. In our country there is discrimination against women and in favor of men in our country, and because of this type of mentality, gender discrimination, many families do not provide higher education or good quality healthcare facilities or training facilities to the female members, and because of this many women in our country are remaining as unskilled and inefficient because by their family members healthcare facilities, higher educational facilities, training facilities, these are not provided, and because of this these female individuals of a country are remaining unskilled and inefficient, and because of this total number of skilled and efficient human beings in our country is insufficient. This is another problem. लिखा हुआ है because of gender discrimination against women in our country, many families do not allow the female members to get higher education and training, so many female individuals remain unskilled and inefficient. This is another problem. Okay, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की यदि आपको प्रॉब्लम पूछा जाता है तो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है. यदि आपने याद कर लिया कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एजुकेशन, हेल्थ, जॉब ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, और यदि आपसे कोई पूछता है क्या प्रॉब्लम्स है, तो पहली प्रॉब्लम एजुकेशन सेक्टर की प्रॉब्लम, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़. अब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फैसिलिटी आप नहीं गए क्योंकि हमारे कंट्री में का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, तो इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबको पता है कि कहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, सब हमको पता है, लेकिन इनकी कमी है इसलिए हमको नहीं मिल रहा है. तो इंफॉर्मेशन सेक्टर हमारी कंट्री का स्ट्रांग है, तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो 3 प्रॉब्लम वहाँ से आप याद कर सकते हैं सोर्सेज से, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, और जो एक्स्ट्रा 3 है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं. हमारे कंट्री में स्किल और एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स की कमी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्री छोड़ के बहुत सारे प्रोफेशनल्स चले जाते हैं, तो ब्रेन ड्रेन इसको बोलते हैं, और पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है ही, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक प्रॉब्लम है ही. तो हेल्थ, पुअर एजुकेशन, पुअर ट्रेनिंग, ब्रेन ड्रेन, पॉपुलेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दीज आर द प्रॉब्लम्स. तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब यदि हमारी कंट्री के हेल्थ सेक्टर में कंट्री के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में या ह्यूमन कैपिटल में प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की या इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सामने है, किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास. तो अब नेक्स्ट हमको यही पढ़ना है कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो पहली प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़. तो पहला स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लिया है? टू इम्प्रूव द एजुकेशनल फैसिलिटीज़. हमारे कंट्री में एजुकेशन सेक्टर की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, मतलब मैंने आपको प्रॉब्लम्स कौन कौन सी बताई. प्रॉब्लम इन एजुकेशन सेक्टर, तो हम देखेंगे व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर. दूसरी प्रॉब्लम हेल्थ सेक्टर,
सो द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द हेल्थ सेक्टर। तीसरी प्रॉब्लम मैंने क्या बताई थी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने क्या बताई, राइजिंग पॉपुलेशन। सो द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने बताया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो देखेंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टॉप द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक बताया था ब्रेन ड्रेन, तो देखेंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो पहले आपको याद करना पड़ेगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इन एजुकेशन, प्रॉब्लम इन हेल्थ, प्रॉब्लम इन ट्रेनिंग, प्रॉब्लम इन राइजिंग, प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, ब्रेन ड्रेन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टेप्स इन्हीं 6 प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर का जो सबसे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21st सेंचुरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, वो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे कंट्री में 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट किया गया था। और इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद इट हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट, ये मूलभूत अधिकार हो गया है किसका, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करना उनका फंडामेंटल राइट हो गया है। और इसको इंक्लूड कर लिया गया है 21A आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप याद कर लीजिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उन्हीं में से एक आर्टिकल है 21A। तो आर्टिकल जो है 21A, इसमें इंक्लूड किया गया है राइट टू एजुकेशन। ये फंडामेंटल राइट है हमारे कंट्री का। सो Right to Education Act. Right to Education Act was implemented on 1st April 2010, and after the implementation of this act, free and compulsory education for all children belonging to age group 6 to 14 years has become fundamental right under Article 21A of Constitution. फंडामेंटल राइट का मतलब, फंडामेंटल राइट मतलब ऐसा राइट जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया है, ये आपका अधिकार है। और ये राइट यदि आपको नहीं मिलता है, इसके अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं। मीन्स इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि किसी भी बच्चे को गवर्नमेंट प्रोवाइड करने से इनकार करती है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकता है। तो ये पहला सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट जो हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया है ऑन 1st April 2010 to improve the educational facilities in our country, that is Right to Information Act. Apart from this, to improve the condition of स्कूल एजुकेशन, हमारी कंट्री में स्कूल एजुकेशन मतलब फ्रॉम क्लास 1 to class 12, 1 से 12 तक के क्लास की एजुकेशन को हमारे कंट्री में इम्प्रूव करने के लिए मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन सेटअप लाइक NCERT, CBSE, NIOS, KVS, NVS। KVS आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन जहाँ आप पढ़ते हैं। NCERT आप जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, NIOS आप जानते ही हैं। और नवोदय विद्यालय समिति आप जानते ही हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे कंट्री में सेटअप करे गए हैं स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान हमारे कंट्री में इनिशिएट किया गया 2018-19 ईयर में। इसको किसने इम्प्लीमेंट किया? द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसने इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें पहले से चल रहे कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया गया, लाइक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इन 3 प्रोग्राम्स को एक साथ मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान हमारे कंट्री में इनिशिएट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस,
एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे कंट्री में हायर एजुकेशन, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे कंट्री में कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करे गए हैं, जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे कंट्री में सेटअप करे गए हैं। अब हम देखेंगे व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, क्योंकि बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देयर इज़ प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आयुष्मान भारत योजना 2018 में हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट करी गई थी। इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना जो इम्प्लीमेंट करी गई, इसमें नियर अबाउट 40% पुअर पॉपुलेशन हमारे कंट्री की जो है वो कवर हो रही है। इसमें उनका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है, जिसमें एवरी ईयर 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस उनका किया जाता है। मतलब कोई डिजीज़ होती है जिसमें एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपीज़ तक आता है, तो उनका फ्री ट्रीटमेंट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन पैनल 22,000 हॉस्पिटल्स इस स्कीम में इम्पैनल्ड है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों के। तो जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत योजना में हुआ है, उनका एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। तो उनका 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है। मतलब कोई भी डिजीज़ होती है 5 लाख रुपीज़ तक का, तो उसकी ट्रीटमेंट उनका फ्री में होगा। स्वच्छ भारत अभियान आप जानते हैं 2014 में करा गया। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान SBSB केंद्रीय विद्यालय संगठन में चल रहा है, जिसमें आपका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। ये स्कीम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। और मिशन इंद्रधनुष स्कीम हमारे कंट्री में करी गई है, जो इन्फेंट्स है हमारे कंट्री में, उनके 7 डिजीज़ से इम्यूनाइजेशन के लिए जो उनका वैक्सीनेशन होता है, तो 7 टाइप्स की वैक्सीन जो पुअर फैमिलीज़ के इन्फेंट्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन या रेनबो रेवोल्यूशन की बात नहीं होती, ये मिशन इंद्रधनुष है। एक रेनबो रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था हमारे कंट्री में एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रेनबो रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट करी गई थी। ये रेनबो रेवोल्यूशन नहीं है, ये है मिशन इंद्रधनुष। ये वैक्सीनेशन के लिए करा गया। फ्री ऑफ कॉस्ट 7 वैक्सीन्स प्रोवाइड करे जाएंगे इन्फेंट्स को, पुअर फैमिलीज़ के। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्कीम चलाई हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 में चला। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2015 में चला, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2017। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इन स्कीम्स का नाम आपको याद रखना है। और ईयर याद हो गया तो और अच्छी बात, ईयर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, स्कीम्स का नाम आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ईयर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका मेन टारगेट था टू स्टेबल द पॉपुलेशन बाय 2045। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन गोल क्या है अंडर दिस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा बाय द ईयर 2045। तो एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया हमारे कंट्री की राइजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, टू चेक द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक प्रॉब्लम थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गर्ल्स को स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में चला। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन, जिसको शॉर्ट में स्टेप बोलते हैं, 1986-87 में चलाया गया। वर्किंग वीमेन हॉस्टल स्कीम, इसमें जो जॉब कर रही विमेन होती हैं, जो दूसरे स्टेट्स में या दूसरे सिटीज़ में जॉब करती हैं, अपने फैमिली से दूर रहती हैं, तो उनको बहुत ही लो मंथली रेंटल पे हॉस्टल प्रोवाइड करा जाता है। एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इस्टेब्लिश करे गए हैं, जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है ओनली गर्ल्स को, और ये हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे इन स्कूल्स में रहती है। अब लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिया है टू चेक द बिन ड्रेन, हमको देखना है। मतलब हमारे कंट्री के प्रोफेशनल्स बाहर जाएं
जाने से रोकने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, ये जो 4th चैप्टर था जिसमें मैंने आपको बताया था स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, उसमें से पहला था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अप्रोच। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अप्रोच में जो स्टेप्स मैंने बताए थे वही सारे स्टेप्स यहाँ पे फिर से लिख दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टार्टअप इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर्स मुद्रा योजना, ये सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें हमारे कंट्री के प्रोफेशनल्स को लोन दिया जाता है बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे अपना खुद का बिजनेस करने के लिए। और जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जाती हैं तो वो दूसरे कंट्रीज़ में जाने के बजाय इंडिया में ही काम करते हैं और इस तरह से ब्रेन ड्रेन हमारे कंट्री में रुकता है। तो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एजुकेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है। इससे पहले मैंने बताया था व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक वैसे ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है हमको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, जीडीपी, और जीडीपी किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक एंड इनोवेशन। यदि ये 4 चीज़ें हो रही है किसी कंट्री में तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी ज़्यादा होगी, जीडीपी ज़्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में अपने आप हो जाएगा। इज क्लियर। अब ये चारों चीज़ें कब होंगी, जब लोग एजुकेटेड होंगे या अनएजुकेटेड होंगे, एजुकेटेड होंगे। इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक, इनोवेशन, ये कौन लोग कर सकते हैं, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, एजुकेटेड। तो यदि कंट्री में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मतलब कंट्री में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लोगों को प्रॉपरली मिल रही है, तो ये चारों काम अच्छे से होंगे, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे जीडीपी बढ़ेगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। इस सेम तरह का एक टॉपिक आया था इस चैप्टर में जिसमें मैंने बताया था रोल ऑफ एजुकेशन की जगह पे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। उसका एक्सप्लेनेशन ठीक वैसे ही हुआ था, बस जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल टर्म आया था उसकी जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, एजुकेशन से। एज वी नो दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन जीडीपी एंड जीडीपी डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स on the following: efficient utilization of resources, efficient utilization of machine, improvement in production technique, innovation, and all the above mentioned activities can be done properly only by educated people. In this way we can say that the economic growth depends on education. तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का ये है कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। कंडीशन का मतलब प्रॉब्लम से भी हो गया, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो कंडीशन कैसी है, प्रॉब्लमेटिक। तो चाहे पूछे कंडीशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर या प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, सेम थिंग। पहली प्रॉब्लम एजुकेशन सेक्टर की है कि इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एजुकेशन सेक्टर के बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट एक्सपेंडिचर नहीं करती है, इसीलिए हमारी कंट्री की एजुकेशनल सेक्टर की कंडीशन बहुत ख़राब है। यदि गवर्नमेंट सफिशिएंट एक्सपेंडिचर करती तो हमारे कंट्री में सफिशिएंट नंबर ऑफ़ गुड क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे कंट्री में होते, लेकिन कम है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है एजुकेशन सेक्टर में, इट इज़ लेस देन 3% ऑफ जीडीपी। हमारे कंट्री का जीडीपी जितना है उसके 3% से भी कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर करती है, कहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर में। इज इज क्लियर। तो आप कहेंगे कि सर ये हम कैसे मान लें कि इस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है 3% या लेस देन 3% ऑफ जीडीपी वो कम है। ये ऐसे पता चलता है कि हमारे कंट्री में 3 रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर में कितना होना चाहिए। पहला, नीति आयोग, डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग गवर्नमेंट शुड स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी। नीति आयोग बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम से कम कितना स्पेंड करना चाहिए, 6% ऑफ जीडीपी।
एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन कमीशन हमारी कंट्री में बना था 1964 से 66 तक इसने काम किया, और एजुकेशन कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर में अपने जीडीपी का कम से कम कितना परसेंट खर्च करना चाहिए, अगेन 6%। इसके अलावा तापस मजूमदार कमेटी 1998 में बनी थी, और दिस कमेटी एस्टिमेटेड, इसने ये एस्टिमेट करा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1998-99 से 2006-07 के बीच जो 10 इयर्स का टाइम पीरियड था, इसमें एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्च करना चाहिए था, 1.37 लाख करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खर्च करना चाहिए था। किस लिए? सो दैट ऑल द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू 6 to 14 ईयर्स कुड बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इस कमेटी ने ये बताया था कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, तो 1998-99 से 2006-07 ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना पैसा खर्च करना चाहिए था एजुकेशन सेक्टर में, 1.37 लाख करोड़ रुपीज़। और ये कितना था? ये जीडीपी का 6% था। मतलब ये एक्सपेंडिचर कितना करना चाहिए था जीडीपी का, अगेन 6%, लेकिन गवर्नमेंट कितना कर पाई, 4%। तो ये जो 3 कमिटीज़ की रिपोर्ट है, चाहे नीति आयोग की हो, चाहे एजुकेशन कमीशन की हो, चाहे तापस मजूमदार, सब कितना बोलते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को जीडीपी का कितना खर्च करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, 6%, और गवर्नमेंट कर कितना रही है, लेस देन 3%। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट is spending insufficient amount of money in education sector. Next problem is illiteracy. हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इलिटरेसी है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट ओनली 74% के नियर अबाउट, मतलब 26% पॉपुलेशन इलिटरेट है। इलिटरेट मतलब अपना नाम भी लिखना पढ़ना नहीं जानती है, ये कंडीशन हमारी कंट्री की। और एजुकेशन सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन मतलब टेक्निकल एजुकेशन। जब हम टेक्निकल एजुकेशन हमको दिया जाता है तो हमको जॉब बहुत ही आसानी से मिलती है, लेकिन हमारे कंट्री में मतलब यदि प्रोफेशनल्स हमको प्रिपेयर करना है तो लोगों को देनी पड़ेगी वोकेशनल एजुकेशन, लाइक एजुकेशन टू मेक पीपल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स। इस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए जिससे वो उनको जॉब मिल सके। वोकेशनल एजुकेशन इज़ दैट एजुकेशन विच मेक द स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स। ऐसे एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल बनाती है, उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करती है, उसको वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। बट हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वोकेशनल एजुकेशन पे कम कंसंट्रेट करता है, डिग्री ओरिएंटेड ज़्यादा है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, रिसर्च कर लिया और आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के बाद भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड घूमते रहते हैं। और यदि टेक्निकल एजुकेशन आपको मिल जाए, जैसे इंजीनियरिंग की एजुकेशन या ITI, इंडियन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है हमारे कंट्री में है, ये ITI आपको करा दिया जाए, या आपको मैनेजरियल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, या आप B.Ed कर लें, मतलब आपको कोई भी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। इसको वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं, जिसकी कमी हमारी कंट्री में। मेन फोकस क्या होता है? डिग्री ओरिएंटेड। दैट दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मेनी फैमिलीज डू नॉट अलाउ टू गेट हायर एजुकेशन टू द फीमेल मेम्बर्स इन आवर कंट्री। दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। प्राइवेटाइजेशन एक अलग प्रॉब्लम हमारे कंट्री में। मेनी schools and colleges in our country are being run by the private sector, and the fee is so high that the many families, especially belonging to lower middle class and poor category, these families are not able to provide the education in these institutes. इनमें फीस बहुत ज़्यादा रहती है प्राइवेटाइजेशन की। एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन हमारी कंट्री का बहुत ही महंगा है, इसीलिए क्लास 12 कराने के बाद बहुत सारी फैमिलीज़ अपने जो चिल्ड्रेन होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, गर्ल्स या बॉयज़, उनको हायर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाती हैं। इसीलिए ड्रॉप आउट रेशियो हमारे कंट्री में क्लास 12 के बाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत महंगा है। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर। वो आप भी जानते रहे होंगे पहले से, बहुत सिंपल सा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, इलिटरेसी है, वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, मतलब टेक्निकल एजुकेशन पे मेन फोकस नहीं होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है,
प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब अगला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो वही स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यहाँ बताया था ना, स्टेप्स टेकन बाय। तो पहला इसमें जो पॉइंट था, टू इम्प्रूव द एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यही सारे हो जाएंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सेक्टर। सेम पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों से कॉमन है ना, यहाँ भी यही है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, वही चीज़ ये भी है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर। फिर से वही सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, पहला राइट टू एजुकेशन, दूसरा NCERT, CBSE, NIOS, KVS, NVS, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, समग्र शिक्षा अभियान, और हायर एजुकेशन को की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, ये सारे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।